नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर साइकिल का असाइनमेंट के ऊपर, जो हर स्पेशलाइजेशन का एक सब्जेक्ट कॉमन है और वो है बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये इसका असाइनमेंट है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को आपके असाइनमेंट के ऊपर जो गाइडलाइन है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। हालांकि हर बार हर स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं और उनको कॉपी केस मिलता है, मे बी उन तक नहीं पहुँच रही है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप किसी ग्रुप में हो तो ग्रुप में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। दोस्तों अब गाइडलाइन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपना असाइनमेंट किसी को शेयर नहीं करना है। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आप किसी भी असाइनमेंट के आंसर्स को कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, किसी भी डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसे आपको अपने वर्ड में पढ़कर लिखना है। आप यूज़ कर सकते हो, गूगल का यूज़ कर सकते हो, अपने बुक का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट किसी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं से भी आपको डेटा कॉपी करके नहीं लिखना है। हर साल हर साइकिल में एक कोई ना कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स को बनाने हैं। दूसरा कि आप अपना असाइनमेंट एकदम यूनिक बनाइए। आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपको बहुत अच्छा फ्रेंड ही क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है वो जानबूझकर नहीं, लेकिन बाय चांस उसने आपका किसी लाइन को शेयर कर कॉपी करके अपने असाइनमेंट में पेस्ट कर दिया तो उसके ऊपर भी कॉपी केस आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो वर्ड लिमिट है आपके असाइनमेंट पे वो कैसे हम लोग करें। 10 मार्क्स के लिए 1000 का वर्ड लिमिट है और 5 मार्क्स के लिए 500 का वर्ड लिमिट है। तो आप लोग 10 मार्क्स के लिए जब 1000 वर्ड के लिए आप लिखने जाओगे तो आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन 1100 से ज़्यादा आपको असाइनमेंट्स के आंसर्स में नहीं लिखने हैं 10 मार्क्स के लिए। और वहीं 500 के लिए आप लोग 400 वर्ड मिनिमम लिखिए और 600 वर्ड मैक्सिमम लिखिए, लेकिन 600 से ज़्यादा मत लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप उसे 550 वर्ड्स में कंप्लीट करने का। 600 भी जाने मत दीजिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो जाता है। अब आप लोग असाइनमेंट में किसी भी डेटा को कहीं से निकाल कर लिख रहे हो तो उस डेटा का लिंक शेयर मत कीजिए। आपको क्वेश्चंस में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे और आपको लगेगा कि ये हम लोग इसका लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्रेफरेंस में और मेरे सजेशन से आप लोग अगर किसी तरह का लिंक शेयर करते हैं अपने असाइनमेंट तो उसे मत कीजिए। मे बी आप लास्ट टाइम लकी हो और आपका क्लियर हो गया या फिर कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को फिर से करोगे तो मे बी इस बार आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने असाइनमेंट में किसी भी तरह का लिंक शेयर मत कीजिए। ये सारे गाइडलाइंस थे जो जिससे आप अपने असाइनमेंट को अच्छा बना सकते हो। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसके थ्रू आप लोग असाइनमेंट में अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बताया गया है और फ़ॉन्ट भी बताया गया, तो उसको फॉलो करना है। एरियल और फ़ॉन्ट साइज़ 12। एरियल के अलावा आप टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ कर सकते हो। आप लोग को आंसर के फॉर्मेटिंग में आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का फॉर्मेटिंग यूज़ करना होगा। आप लोग नॉर्मली पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हो, लेकिन अगर एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना है तो आप लोग इस तरीके से लिखिए, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला जुला कर अगर लिखते हो और ध्यान में रखते हुए करते हो तो आपको कॉपी केस नहीं मिलेगा और आपका असाइनमेंट बहुत बढ़िया बनेगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला सवाल आपको क्या दिया गया है। दोस्तों लास्ट मैं असाइनमेंट पे 4 साल से काम कर रहा हूँ और वीडियो बनाना मैंने 2 साल से स्टार्ट किया, लेकिन ये क्वेश्चन मैं हमेशा हर साइकिल में एक कॉमन तरीके से देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पास्ट स्टूडेंट से जाके मिलोगे और उससे उसका आंसर्स ले लोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका क्वेश्चन तो सेम रहता है लेकिन उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है और एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन में आपसे कुछ और ही पूछा गया है तो वो सभी साइकिल में अलग होता है। हालांकि आपका सेम जो क्वेश्चन निकालना है, कहाँ से निकालना है डेटा, वो सब बताया रहता है और इस बार आपको बहुत ज़्यादा क्लू दिया हुआ है। जैसे कि लास्ट 2 साइकिल में मैंने ये देखा कि वो लोग क्वेश्चन जो बना कर दिए वो बिल्कुल ही क्लूलेस है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनका पॉइंट यूज़ करके आप लोग आंसर्स को अपने लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि किसी एक कंपनी को चूज़ करना है जो NSE और BSE में लिस्टेड है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये होंगे कि NSE और BSE क्या होता है। तो दोस्तों NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें से 150 कंपनी में से किसी एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी का आपको एनुअल रिपोर्ट निकालना है जो 2022-2023 का होना चाहिए और
उसके बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में जाना है या फिर ESG रिपोर्ट में जाना है, जिसको हम लोग सैचुरेटी रिपोर्ट के अंदर देखते हैं, उसके अंदर जाना है और वहाँ पे आपको वहाँ से डेटा निकाल कर उसे अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके बताना और साथ में आपको उसका एनालिसिस और इंसाइट्स भी प्रोवाइड करना है कंक्लूजन के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए जहाँ से आपको BRSR से निकालने में डेटा आसानी होगा और चूज़ करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले आप सेक्शन C या फिर प्रिंसिपल 6 में जाएंगे जो BRSR के अंदर होगा, वहाँ से आपको थोड़ा डेटा मिल जाएगा। फिर चेयरमैन एंड CEOs लेटर आप देखोगे एनुअल रिपोर्ट में, वो क्या कह रहे हैं अपने कंपनी के बारे में, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या कह रहा है उनके एनुअल रिपोर्ट में, रिस्क मैनेजमेंट क्या कह रहा है एनुअल रिपोर्ट में, ESG परफॉर्मेंस क्या है एनुअल रिपोर्ट में जो BRSR के अंदर है, कंपनी वेबसाइट जो है ESG और सस्टेनेबिलिटी में क्या बताता है, और सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है। अगर किसी कंपनी के लिस्ट में ये चीज़ शो हो रहा है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें। आप इसको ऐसे मत समझें कि इफ़ लिखा हुआ है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए। ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग अगर इसके बारे में लिखते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप क्योंकि अगर आप ये लिखते हो तो मे बी आपको इसमें नंबर कुछ एक्स्ट्रा मिल सके। तो अगर आपको सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मिलता है तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर लिखिए अपने आंसर में। तो ये सारे तो क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन शुरू होता है जहाँ पे आपको डिटेल बताया गया था कि आप कहाँ से डेटा को आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द कंपनीज रिलेशनशिप विथ वाटर एज ए रिसोर्स इंक्लूडिंग व्हाट आर इट्स वाटर रिलेटेड रिस्क, अपॉर्चुनिटी एंड फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस। आपको उस कंपनी के रिलेशनशिप जो वाटर से रिलेटेड है उस रिसोर्स में, तो यहाँ पे ये जो पानी का जब बात आ रहा है तो यहाँ पे पानी जो रिसोर्स का बात हो रहा है, ये उस रिसोर्स का बात नहीं हो रहा है जहाँ पे कंपनी ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिसोर्सेस लेती है। यहाँ पे ये उन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, जहाँ पे पानी का यूज़ कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई सामान को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो आपको उसे अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है कि जब कंपनी ये रिलेशनशिप पानी के साथ निभाता है तो उसके क्या क्या वाटर रिस्क होते हैं, वाटर रिलेटेड रिस्क क्या आते हैं, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती है, उसकी फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या रहता है इम्प्लीकेशंस, हाउ डज़ बिज़नेस मैनेज, वो बिज़नेस किस तरीके से मैनेज करते हैं, उससे रिलेटेड पानी से रिलेटेड जो इशूज़ स्टार्ट होते हैं उनमें किस तरीके से इनिशिएटिव उनका लिया जाता है, उनको कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, बिज़नेस स्ट्रैटेजी उनका क्या होता है, ओवरऑल आपको बिज़नेस स्ट्रैटेजी उसके बारे में बताना जो वाटर रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं, सच दैट इट मिनिमाइज इट्स नेगेटिविटी इम्पैक्ट ऑन इन द इन्वायरमेंट। साथ में जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी ऐसा बिज़नेस स्ट्रैटेजी है जो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करता है इन्वायरमेंट में और वहाँ के लोग जो रह रहे वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के सामने। यूज़ क्वान्टिटेटिव डेटा टू सपोर्ट योर आंसर वेयर रिक्वायर्ड। आप साथ में अपने आंसर्स को और अच्छा सही दिखाने के लिए, प्रूफ दिखाने के लिए आप लोग सर्वे भी कर सकते हो और उस सर्वे का डेटा आप लोग अपने आंसर में पुट भी कर सकते हो। तो इनका यूज़ करके आपको अपने आंसर्स को बताना है और इसका कोई भी डेटा आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बार बार याद रहे, जहाँ पे आपको हिंट दिया गया कि आप यहाँ से ये सारी डेटाज को निकाल सकते हैं, तो याद रखिए कि कहीं से भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो इसका पेज रेफरेंस क्या है, ई बुक और हार्ड बुक में आपका इसका कोई पेज रेफरेंस नहीं हुआ क्योंकि ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये सब्जेक्ट भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम सब्जेक्ट में रेफरेंस मिलेगा, पेज रेफरेंस, हालांकि सभी में आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना है। तो आप लोग यहाँ पे policycontrol.com पे भी जाके देख सकते हो या फिर moneycontrol.com पे भी जाके अपने आंसर्स को देख सकते हो। हालांकि आप ये वीडियो जो है कोई पेड प्रमोशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, मनी कंट्रोल या फिर पॉलिसी कंट्रोल मुझको प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर यहाँ से निकालते हो तो आपको डेटा मिल जाएगा और अगर आपको कुछ दूसरा वेबसाइट के बारे में पता है तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया कि गो थ्रू द कोड ऑफ कंडक्ट। आपको कोड ऑफ कंडक्ट का गो थ्रू करना है ऑफ ऑल अदर कॉर्पोरेट पॉलिसीज़, जहाँ पे कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के बारे में कंपनी ने बताया है अपने वेबसाइट के अंदर। आपको उनमें से 2 किसी कंपनी को चूज़ करना है। कैन यूज़ द सेम कंपनी एज इन Q1 और अनदर कंपनी फ्रॉम द सेम लिस्ट। आप सेम लिस्ट से मतलब कि सेम कैटेगरी के कंपनीज़ के 2 कंपनीज़ उठाओगे और उनके Q1 के एनुअल रिपोर्ट पे जाके उनके कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ को पढ़ोगे।
जो उनके कंपनीज़ के वेबसाइट में डाला जाता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और ये देखोगे, उसका एग्जीक्यूटिव समरी लिखोगे और वहाँ पे ये बताओगे कि उनमें क्या क्या चेंजेस है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है और उनमें कौन सा चीज़ कवर्ड है और कौन सा कवर्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बताना है कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, क्या क्या सारी चीज़ें जो है पॉइंट्स है जो दोनों कंपनीज़ ने अपने सामने कोड ऑफ कंडक्ट्स में रखा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सिवाय CSR पॉलिसी के, आपको CSR पॉलिसी का यूज़ या फिर उससे आपको कोई भी कंपैरिजन नहीं करना। बाकी जो कोड ऑफ कंडक्ट के पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ना है और उनके एग्जीक्यूटिव समरी अपने वर्ड्स में लिखना है, एक की पॉइंट्स या पैरामीटर बनाकर और कवर करते हुए। साथ में आप कंक्लूड ये भी करोगे कि आप जब इसे आंसर लिख रहे थे, एक एग्जीक्यूटिव समरी कर रहे थे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपका क्या इंसाइट है इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर और आपने क्या सीखा इससे। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन याद रहे कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरह कि इसका भी कोई भी पेज रेफरेंस नहीं है, आपको इसका डेटा आपको moneycontrol.com या फिर policycontrol.com के अंदर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट सारे कंपनीज मिलेंगे, आप अपना पसंद का कंपनी निकालिए और कंपेयर करके अपने आंसर्स को यहाँ पे लिखिए 1000 वर्ड के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3A और 3B, जहाँ पे आपको 500 वर्ड ईच क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है जहाँ पे ये बताया गया कि टुडे पॉल्यूशन इज़ ए ग्रोइंग हेल्थ। आज के टाइम पे पॉल्यूशन जो है बहुत ही ग्रो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और जो हेल्थ कंसर्न के लिए बहुत ही इशू है, मतलब लाभदायक नहीं, इम्पैक्टफुल है और ये ग्लोबली है। इट इज़ सीन एज एन एसेंशियल एविल, जो एक राक्षस के रूप में भी देखा गया है जिसे, और वो कौन से राक्षस के रूप में देखा गया कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आपका ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके इम्पैक्ट में देखा गया है, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर देखा गया है। येट इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अब आपको यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स को एड्रेस करना है। फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव अ रिजनेबल गुड क्वालिटी लाइफ, जिससे हम सभी को एक रिजनेबल गुड क्वालिटी लाइफ मिले और एक्सेस टू क्लीन एयर एंड वाटर, और साथ में हमें ये पता चले कि हम लोग अपने पानी और हवा को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, जो एक ह्यूमन राइट भी है और वो बहुत बेसिक राइट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है कि डू यू थिंक पॉल्यूशन इज़ एथिकल कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। क्या आपको लगता है कि पॉल्यूशन एथिकल कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर या फिर नहीं? अगर आपको लगता है तो ऐसा क्यों है, और अगर नहीं लगता तो ऐसा क्यों है? आपको ये दोनों चीज़ें बतानी हैं। अगर आप में से किसी, जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरे वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं, तो 100 लोग में से 50 लोगों को ये लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं है, तो क्यों आपके लिए ये नहीं है, आपको ये चीज़ बताना है। और 50 लोगों को अगर ये लगता है कि नहीं, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ ये है, तो ये चीज़ आपको बताना है। अब साथ में अब क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग को क्या जानना है? क्वेश्चन नंबर बी में आपको ये बताना है कि एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 एथिकल डिलेमास। आपको किन्हीं 2 एथिकल डिलेमास के बारे में बताना है जो कंपनीज फेस्ड करती है वाइल ट्राइंग टू रिड्यूस देयर पॉल्यूशन लेवल्स। जब कंपनीज अपना पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करने में लगी होती है, ट्राई करती है, तो उनको किन किन तरह का एथिकल डिलेमास के बारे में पता चलता है, चैलेंजेस मिलता है, फेस करते हैं वो, और उनको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। उनमें से आपको किन्हीं 2 के बारे में बताना है। तो हालांकि आप यहाँ पे आंसर सभी के बारे में दीजिए, मतलब जितने भी पॉइंट्स है, जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स लिखिए, और साथ में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बारे में एक डिटेल ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दीजिए अपना कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है और इनका ये ब्रीफ है, तो और इसे अपने वर्ड में लिखिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और A-B का आंसर का क्वेश्चन का जवाब जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए हर उस ग्रुप में, हर उस कम्युनिटी में जिनको इसकी ज़रूरत है, इस चैनल की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं सिर्फ असाइनमेंट के वीडियोज़ नहीं बनाता, यहाँ पर मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में और आपके अंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाने में मदद करती है। तो जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।